भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 1838 में कोलकाता, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं, तो 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। यह किसके प्रयासों से स्थापित की गई थी? तो द्वारकानंद टैगोर की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनमें से किस संस्था को कांग्रेस से पूर्व का अखिल भारतीय स्तर की संस्था मानी जाती है? तो इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की आपसी विलय के पश्चात 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को कौन सी संस्था अस्तित्व में आई? तो इन दोनों के सम्मेलन के बाद एक नया संस्था बनाया गया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? तो लंदन में किए थे। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन द्वारा किसने या किसके नेतृत्व में 1876 में भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से कम 19 वर्ष करने पर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1883 में इल्बर्ट बिल किसने पेश किया था, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे? तो सीपी एल्बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो 27 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम, जिसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, फुल नेम है एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो ये मुंबई में हुआ था पहला। मुंबई के कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म में बोलते हैं हम लोग वायुमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न है 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादियों ने अपने मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की है। हम यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को जरूर इन तक देखना, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज, एक मिनट, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। इनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? यहाँ पे जी स्ट्रैड हो गया है। ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज थे तुम्हारा जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद में 1888 में इनका अध्यक्षता किए थे। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में अध्यक्षता संभाली थी। तो भारतीयों के रूप में अगर कहा जाए, क्योंकि ये तो विदेशी थी ना, भारत में अगर कहा जाए तो भारतीय प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में आपका अध्यक्षता किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा था? तो अंतिम था आपका 1919 का अमृतसर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो हकीम अजमल खान ने संभाला था।
प्रश्न नंबर 17 आता है हमारे पास कि कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो 1924 जो कि कर्नाटक में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंतिम था उनके लिए और पहला भी कह सकते हैं आप महात्मा गांधी का। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के बाद वह पहले वर्ष कौन सा था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका। तो पहला एक ही वर्ष है 1930 का, जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। त्रिपुरा अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुने गए थे इसमें। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी के किस प्रत्याशी को पराजित किया था। तो पटाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की 35 वर्ष की आयु में अध्यक्षता करके कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। तो दिल्ली अधिवेशन 1923 का। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम होगा यहाँ पे। ठीक है, साथ ही फिरोज शाह मेहता आदि नेता किस प्रकार के नेता थे। तो ये उदारवादी चरण के नेता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 23 है कि उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही भारत को आजाद कराया जा सकता है। इसलिए वह अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, साथ ही साथ भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समझ प्रस्तुत करते थे। उपग्रंथी, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी नेताओं, उन्होंने इसे क्या कहा है। तो इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उदारवादी नेताओं के प्रयास से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए 1896 ईस्वी में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो वेलबी आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 25 हमारे पास है कि दक्कन सभा की ओर से वेलबी आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड कौन गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1888 में दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस से कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह अधिवेशन कब हुआ था। तो 1906 में हुआ था, 1906 या 1906 कह सकते हो। प्रश्न नंबर 28 है हमारे पास कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निकासी का सिद्धांत रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने या समझने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक का आंदोलन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है। तो आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के कार्यकलापों का पहला परिणाम किस अधिवेशन के रूप में आया जिसके तहत भारतीय प्रशासन में या भारतीय प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया गया और भारतीय राजनीतिक अधिकार में कुछ वृद्धि हो गई। तो भारतीय प्रजा अधिनियम 1892 का था, 1892 का था। ठीक है, अगला है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद दे सकूं। ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका है लॉर्ड कार्जन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा था। तो किसने इसे सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। इसके लिए तिलक के द्वारा 1884 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई। उनके द्वारा 1886 में किस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो गणपति के अलावा एक और किया गया था आपका शिवाजी महोत्सव की 1886 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज, स्वदेशी व बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ये भी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारे पास 34 है कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। ये कथन किनका है। तो ये है स्वामी विवेकानंद का। प्रश्न नंबर 35 है कि 1897 में 1997 से और 98 में अगर बात करें इस बीच में मुंबई में प्लेग की बीमारी के चपेट में आकर के लगभग 1,73,000 लोग मारे गए थे। प्लेग के समय की ज्यादतियों से दुखी होकर के पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या किसने किया था। तो दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघ में प्रथम स्थान अभिनव भारत समाज, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी,
इसकी है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। प्रश्न नंबर 37 है कि 1902 1902 में बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में वरिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी आदि ने किया। ढाका में इस संगठन की स्थापना किसने किया? पुलिन दास। यहाँ पे जितने भी आपको कंटेंट मिल रही है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक दो बार और रिपीट कर लेना, दोबारा जब देखोगे तो आपके माइंड में क्लियर मैपिंग हो जाएंगी, जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। हिस्ट्री को लेकर के जो आपका डर है वो डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो का नाम आता है। उनके द्वारा बम बनाने की कारखाना कहाँ खोला गया था? तो मणिकटला में खोला गया था, ठीक है, मणिकटला। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, दिल्ली षड्यंत्र केस किस कारण चलाया गया था? राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हांडी पर फेंके गए बम की योजना के कारण चलाया गया था। यह आंसर है, ठीक है, ये क्या है? आंसर है। तो प्रश्न आता है कि दिल्ली षड्यंत्र किस कारण चलाया गया था? तो ये चलाया गया था राजनीतिक परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके जाने के कारण चलाया गया था, ठीक है। आगे है भारत के, यहाँ पे कुछ वर्ड कट गए हैं, भारत कटी नहीं है, हमने नंबरिंग नहीं किया हुआ है। भारत से बाहर विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था लंदन में स्थापित इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे विवादास्पद कार्य था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। यह योजना प्रवाहित कब हुआ था? यह प्रभावी हुआ था 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। घोषणा किया गया था कब? 16 जुलाई 1905 को। इम्प्लीमेंटेशन हुआ 16 अगस्त 1905 को, ठीक है। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त और कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो उड़ीसा और बिहार शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण था भारतीय राष्ट्रीयता का उभार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारे पास 43 कि बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में किस तिथि को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में उक्त दोनों आंदोलनों का समर्थन किया गया? तो बनारस अधिवेशन 1905। स्वदेशी आंदोलन को जनसाधारण तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 46 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कब किया था? तो दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, उसी समय इन्होंने इसको रद्द किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। इस समय बंगाल में किसके द्वारा अमार सुनार बंगला गीत को रचा गया था? तो रचा गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारे पास 48, 1907 में 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच विवाद हो गया। उदारवादियों के प्रतिनिधि रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उग्रवादी किसके बनाया जाए? तो उग्रवादी किससे बनाना चाहते थे उस समय? तो बता दूं ना कि 1907 में जो विभाजन हुआ था, विभाजन के मुद्दे को ये था प्रमुख मुद्दा अध्यक्षता को लेकर के। तो उग्रवादी और उदारवादियों के बीच, उदारवादी मानते थे रास बिहारी बोस को, जबकि उग्रवादी मानते थे लाला लाजपत राय को कि हम इनको बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर आता है 49 की 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? इसका सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इसकी पूर्ति कब हुई? तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में इसकी पूर्ति होती है।
प्रश्न नंबर 52 हमारे पास है कि मुसलमान को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब प्रदान की गई? तो 1909 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी कंटेंट और हमारी मेहनत आप लोग को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना यार। हिस्ट्री की जीत आपकी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके इतिहास में जो भी डर बनी हुई है ना, वो सारा डर आपकी खत्म हो जाएगी। आपको यहाँ पे थ्योरी कंसेप्ट सारे कुछ क्लियर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हमारी एक सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर करना। सीरीज हमारा है, शुरू से आपका सीरीज चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम हिस्ट्री को आपका सोर्स देखें, कहाँ कहाँ से इतिहास को आप जान सकते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस प्रकार से हम लोग सारा कंटेंट को लेकर के चल रहे हैं। पहले थ्योरी कंसेप्ट, फिर उसके आधारित हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपका हिस्ट्री को लेकर के जो डर है वो आपका मजबूत हो जाए, और वो डर आपकी खत्म हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखना जरूर, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, यहाँ पे आपके बताएगी क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बताते हैं कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुई थी, कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई। तो बताइए कि 1907 में जो कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई थी, उसमें नरम दल के नेता तो मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 54 है, गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक को अंग्रेज किसका जनक कहा करते हैं? तो अशांति का जनक मानते थे अंग्रेज इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 25 सितंबर 1916 में अपने लीग की स्थापना की। तो तिलक द्वारा इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगाम जो कि पुणे में अवस्थित है, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्यतः किन समाचार पत्रों के माध्यम से होता था? तो एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था उनके द्वारा, और मराठा व केसरी था आपका बाल गंगाधर तिलक का। इनके द्वारा क्या होता था? होम रूल लीग का प्रचार प्रसार होता था, ठीक है। किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये घोषणा किए थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से जाने जाने वाला रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 20 अगस्त 1917 में प्रकाशित हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कालांतर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बन गया। इसको किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट जो बाद में बना वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में बन करके आया था सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर भारत की नई राजधानी कब बनाई गई? तो 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया था। प्रश्न नंबर आता है हमारे पास 61 कि नवंबर 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर हमारे पास 62 है कि गदर पार्टी के सदस्यों ने पहली बार किस पद्धति से भारत को आजाद करने की योजना बनाई? तो गोरिल्ला पद्धति के आधार पर। गदर पार्टी के किस सदस्यों ने भारत आकर 19 फरवरी 1915 को विद्रोह की योजना बनाई, परंतु भेद खुल जाने के कारण यह योजना असफल हो जाती है? तो रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आते थे। यह प्रकरण कब शुरू हुई थी? तो 1914 में यह घटित हुई थी, ठीक है, 1914 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल को फिर से एक साथ लाया गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लाया गया था। प्रश्न नंबर हमारे पास 66 है कि 1919 के सुधारों को लेकर के कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस द्वितीय विभाजन हो गया कांग्रेस का, जिसमें पहला 1918 में सुधीर बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मोंटेगू सुधार का स्वागत किया, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस से अलग एक संघ की स्थापना की। ये संघ कौन सी थी? तो अखिल भारतीय उदारवादी संघ थी। अगला प्रश्न है कि 1918 के विद्रोही समिति की रिपोर्ट में भारत में आतंकवाद प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया था? तो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों को दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। यहाँ पर उन्होंने किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? तो महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु बनाए थे गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न नंबर आता है हमारे पास 69। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा गांधी जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो कैसर हिंद दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार
जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस कानून को लागू किया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ 20 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई थी। इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्याग्रह लीग की स्थापना किया था। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुई चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यह किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि जुलाई 1917 में चंपारण आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे? तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25। एग्रेरियन कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने साथ ही साथ किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन कितना प्रतिशत हिस्सा वापस कर दिया गया इसके माध्यम से? तो 25% हिस्सा वापस की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों की मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कराई? तो 35% की वृद्धि कराई थी। अगला प्रश्न आता है, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर के कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका सही जवाब है खेड़ा सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुई थी 13 अप्रैल को, इसकी जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग की गठन की गई। प्रश्न नंबर आता है 79। हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए कौन सा बिल पास कर दिया था? तो एंडिमनिटी बिल पास किया था। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, तैयब जी और जयकर शामिल थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गांधी जी ने 1919 में प्रारंभ किए गए आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। तो कौन सा आंदोलन था? तो खिलाफत आंदोलन था, जो कि 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1919 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 85 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के खर्चे की पूर्ति के लिए 1921 में किस फंड की स्थापना की, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो गया था? तो तिलक फंड की या तिलक स्वराज फंड की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर है हमारे पास 86। वह नेता कौन थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, किस घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया? तो चौरा चौरी कांड, जो कि दिसंबर 1921 में शुरू हुआ था आपका, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को इसको आपका जो है 5 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। आगे आपका आता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ना थोड़ा सा ये वाला वर्ड आपका एडजस्ट में प्रॉब्लम है। बाकी सब कुछ सही है यहाँ पे, ये सही होगा यहाँ तक आंसर आपको, ठीक है। ये आपका 87 का कि किस घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया? तो चौरा चौरी कांड में 5 फरवरी 1922 को जो हुई थी उसके बाद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ से आता है ये वाला से कि दिसंबर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किस आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के स्थगन को अपने आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में क्या कहा है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विपत्ति माना है। प्रश्न नंबर 89 आता है कि 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के खिलाफ चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने
विठल भाई पटेल मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर के इलाहाबाद में किस पार्टी की स्थापना की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में स्वराज पार्टी के नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आज से हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आते हैं कि 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने अपने किसी नेता को सेंट्रल स्टेट असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल हुए। तो वो कौन से नेता थे? तो विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनके द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर इलाके में 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 94 है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों को जोड़कर किस षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी। किस युवती द्वारा फरवरी 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाया गया? तो बीना दास ने गोली चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है 96, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने रगड़ने से आ सकती है, ये किसने कहा था? क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आ सकती है, ये कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में गठित सैमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इलाहाबाद में संपन्न एक सर्वदलीय बैठक में आयोग में एक भी भारतीयों को नियुक्ति न किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यह कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सैमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किस भारतीय नेता के लाठीचार्ज के बाद मौत हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला तथा पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो यह रिपोर्ट पेश किया गया था 28 अगस्त 1928 को। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर कब दिल्ली में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कहा जाता है? तो 28 मार्च 1929 को। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। यदि वीडियो आप लोग कैसी लगी और कंटेंट हमारी अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट में जरूर बताना और ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।